इकोनॉमिक्स क्लास नाइन्थ का ये फर्स्ट चैप्टर हम रीड कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पहले हम वीडियो पार्ट में इस चीज़ को कर चुके हैं, पहला पेज पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से होते हैं, उत्पादन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। प्रोडक्शन का एम होता है कोई भी चीज़ का उत्पादन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का उत्पादन करना, जो भी हम गुड्स का मतलब सामान या कोई भी हम सर्विस बनाते हैं उस चीज़ को बनाना, उसे प्रोडक्शन कहते हैं। अब गुड्स और सर्विस क्या होती है? गुड्स वो चीज़ें होती है जो हमें दिखाई देती है मूलभूत रूप से, जैसे कि ये वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इसका प्रोडक्शन मैंने किया है। और जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो सामान होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम गुड्स कहते हैं। इसके बारे में हम आगे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर में, ठीक। और सर्विसेज क्या होती है? जो सेवाएं होती है, जैसे टीचिंग हो गया, डॉक्टर जो हमें सेवाएं देते हैं, रिक्शे वाला जो हमें सेवाएं देता है, जो अपनी सेवा देता है, उनको सर्विस सेक्टर कहा जाता है। और गुड्स का मतलब क्या है? जहाँ पर वस्तुओं को बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है, उन्हें गुड्स कहते हैं, ठीक। दैट वी वांट, जो भी हम वांट, जो हम चाहते हैं, उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है। तो देख रहे हैं आप, हमारे समाज की अलग अलग ज़रूरतें बदलती जा रही हैं, तो उनके हिसाब से चीज़ें भी बदलती जा रही है। पहले क्लास में पढ़ाई हुआ करती थी, अब इंटरनेट पे पढ़ाई हुआ करती है ना। तो ये सब क्या है? जो लोगों की वांट होती है, जिस तरह की चीज़ें लोगों को चाहिए होती है, उसी तरह का प्रोडक्शन किया जाता है, उसी तरह का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चाहे आप किसी गुड्स को प्रोडक्शन करते हैं या सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, आपको 4 रिक्वायरमेंट तो ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स तो ज़रूरी होती है। वो 4 रिक्वायरमेंट कौन सी है? चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? लैंड, ज़मीन। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। सबसे पहली ज़रूरत है लैंड की, ज़मीन की। उसके बाद अदर नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो लैंड के साथ साथ मिलते हैं, मिनरल्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाटर होते हैं। अकॉर्डिंग टू बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोडक्शन का नेचर क्या है, उसके हिसाब से हमें बाकी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। उसके बाद लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो आपको कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लेबर ही उस काम को करेंगे। अब जैसे कि इस वीडियो को बनाने में लेबर किसका लग रहा है? मेरा लग रहा है, मैं खुद ही एक लेबर हूँ, है ना। आई एग्जाम्पल, पीपल हु विल डू द वर्क। जो काम करेंगे वो कौन होंगे? लेबर होंगे। सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायरमेंट हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। कई सारे काम को परफॉर्म करने के लिए एजुकेटेड और स्किल पर्सनस की ज़रूरत होती है। जैसे पढ़ाने के लिए एजुकेटेड और स्किल पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के पढ़े होने की बहुत संभावना होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने ये पढ़ा है और कुछ बच्चों को पढ़ाया है, तभी मैं आप लोगों को ये सब चीज़ें पढ़ा पा रहा हूँ। इसके लिए एक स्किल की ज़रूरी है, जो स्किल क्या है? इस चीज़ का पढ़ा होना, ठीक है। या अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो स्कूल में टीचिंग आपके कोर्सेज होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें होती है। तो वो क्या होते हैं? वो हाईली एजुकेटेड पर्सन होते हैं, एजुकेटेड वर्कर होते हैं। अब कई सारे काम ऐसे होते हैं जिनमें एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे खेती में लेबर्स काम करते हैं, काटना होता है, या और भी काम होते हैं, उनमें एजुकेटेड का होना ज़रूरी नहीं है। तो कई सारे काम ऐसे होते हैं जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स ही कर पाते हैं, और कई सारे, जैसे मारुति कंपनी है, बड़ी कंपनीज़ है, टेक्निकल बहुत सारी कंपनीज़ है, उनमें क्या होते हैं? टेक्निकल वर्कर्स चाहिए होते हैं, एजुकेटेड पर्सनस चाहिए होते हैं। तो मुझे आशा है ये समझ में आ गया होगा। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअली वर्क। और कई सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें मैनुअली वर्क करना पड़ता है। जैसे पढ़ाई लिखाई है, इसमें कंप्यूटराइज आप नहीं कर सकते, मैनुअली लोगों को काम करना पड़ेगा, ठीक है। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर लेबर जो होता है, हर लेबर की नेसेसरी होती है उस काम को करने की। हर लेबर का काम हर काम में किसी न किसी लेबर का काम जुड़ा होता है, उससे जुड़े हुए हर आदमी का काम जुड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि लेबर की कोई वैल्यू नहीं है। खेती में जो लेबर होते हैं, कटाई करती है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो कटाई नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्शन नहीं होगा। तो हर काम में लेबर की ज़रूरत होती है, ठीक है, चाहे वो कोई भी काम हो, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? कि आपके पास असल में चीज़ें होनी चाहिए, जैसे लैंड होना चाहिए या मनी होना चाहिए। इसके बारे में आगे दिया हुआ है, हम पढ़ते हैं। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायरमेंट एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग
डूरिंग प्रोडक्शन, जब भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को एक डेस्कटॉप की ज़रूरत होती है, पेन टैप की ज़रूरत होती है, माइक की ज़रूरत होती है और इंटरनेट की ज़रूरत होती है इस वीडियो को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये फिजिकल कैपिटल है। इसी तरह हर काम में किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, फिजिकल कैपिटल की ज़रूरत होती है, तभी उस काम को किया जा सकता है, तभी प्रोडक्शन किया जा सकता है, तभी हम सर्विसेज दे सकते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? फिजिकल कैपिटल होती है। जैसे अभी मैंने टूल्स आपको बताए, मशीन्स बताई, और बिल्डिंग जहाँ मैं ये बैठ के वीडियो बना रहा हूँ वो भी एक बिल्डिंग है, वो भी एक लैंड है, ठीक है। तो इस वीडियो के इन्वेस्टमेंट में वो भी चीज़ इन्वेस्ट है। अगर यही बाजार में होता तो ये वीडियो नहीं बन पाती, क्योंकि अलग अलग साउंड आते रहते, है ना। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग, फार्मर्स को प्लगिंग करने के लिए वो यूज़ करते हैं, टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टरबाइंस, कंप्यूटर्स एटसेट्रा। जो भी खेती में ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, बिना इन टूल्स के काम नहीं किया जा सकता। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स। ये सारे टूल्स क्या है, मैनी ईयर्स से यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्शन को करने के लिए। तो यही सारी चीज़ें क्या है, फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आप एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो लंबे समय तक होता है। जैसे अभी टी शर्ट बनाने के, आप मान लीजिए टी शर्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, सिलाई करना चाहते हैं, तो सिलाई मशीन क्या हो गई आपकी, एक बार फिक्स कैपिटल हो गई। आप कहीं कारखाना खोलना चाहते हैं, आपने लैंड परचेज कर ली, तो वो एक क्या हो गई, फिक्स कैपिटल हो गई, जो लंबे समय तक बना रहता है, मैनी ईयर्स तक, कई सालों तक, 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं, लंबे समय तक जो बना रहता है उसे हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। चलिए अब वर्किंग कैपिटल हम सीखते हैं क्या है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। रॉ मटेरियल जो हमारे पास होता है और मनी जो होता है हमारे पास हैंड, जो कैश इन हैंड हमारे पास होता है। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज्ड बाय द पॉटर। क्ले जो होता है, जो हमारी मिट्टी होती है, वो पॉटर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो क्ले क्या है, पॉटर के लिए एक वर्किंग कैपिटल है। इसी तरह यार्न जो है, वो यार्न जो होता है, वो अगर कोई कपड़ा बना रहा है या वीवर जो बुनता है, उसके लिए यार्न बहुत ज़रूरी है, वो उसकी वर्किंग कैपिटल है। जैसे ये मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो जो एनसीईआरटी की बुक है वो मेरे लिए वर्किंग कैपिटल है। बिना एनसीईआरटी की बुक की मैं ये सब चीज़ें आपको नहीं करा पाऊँगा, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल कौन सी चीज़ होती है, जो वर्क में यूज़ की जाती है, बिना उसके काम नहीं हो सकता है। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम। अब मनी की भी ज़रूरत होती है, वर्किंग कैपिटल भी हमारे हाथ में होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब वर्किंग कर रहे होते हैं, जब प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को कैश में खरीदने के लिए हमारे पास कुछ कैश होना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। रॉ मटीरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। सेम मटेरियल था कि रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए होता है और मनी जो हमारे हाथ में होती है, कैश इन हैंड, वो सारी हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। अनलाइक टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप टू प्रोडक्शन। ये सब चीज़ें हमारे प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, उत्पादन में यूज़ की जाती है। देयर आर फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक रिक्वायरमेंट और है। You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell the market। आप, और चौथी जो चीज़ है वो है नॉलेज और एंटरप्राइज। आपके पास इन सभी चीज़ों का, तीनों चीज़ों का, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो या फिजिकल कैपिटल हो, इनका यूज़ करना आना चाहिए। अगर आपके पास ये सभी चीज़ें हैं तब भी आप यूज़ करना नहीं जानते तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। आप उसको मार्केट करना नहीं जानते तो वो सब काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आशा है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आई होगी। किसी भी काम को करने के लिए 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले लैंड, फिर लेबर और उसके बाद फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के बाद नॉलेज का होना भी बहुत ज़रूरी है। दीज डेज इज़ कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। इन्हीं सब चीज़ों को आज की डेट में ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम सेकंड चैप्टर में सीखेंगे, ऐसा कि एनसीईआरटी की बुक में बताया गया है। तो आपको 4 चीज़ों के बारे में पता चल गया। किसके बारे में? लैंड के बारे में, लेबर के बारे में और कैपिटल के बारे में और नॉलेज के बारे में। तो अब देखिए, इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड द फिक्स कैपिटल यूज टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के अंदर देखिए कैसे यूज़ किया गया है। यहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा है तो कपड़ा में ये सारी फिक्स मशीन्स हो गई आपकी। फिर ये स्किल्ड वर्कर हो गया, जो वर्कर काम कर रहा है। तो यही चीज़ कह रहा है, अ फैक्ट्री विथ सेवरल लेबर्स एंड
हैवी मशीन्स और लेबर के साथ है। तो ये सारे क्या हैं, आपके लेबर है, ये फिक्स्ड कैपिटल है जो भी मशीन खरीदी गई है, और ये जो कपड़ा है ये हमारी क्या है, ये वर्किंग कैपिटल है। और नॉलेज क्या है, जो ये व्यक्ति है ये स्किल्ड व्यक्ति है इस काम को लेकर। तो इसी के काम से ये सारे काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है। तो मुझे आशा है ये सब चीज़ समझ में आ रही होगी। अब मैं एनसीईआरटी की बुक करा रहा हूँ और ये काफ़ी लंबी बुक है, तो इस तरह का लेक्चर बहुत लंबा लंबा हो जाता है, तो ये थोड़ा बोरिंग होता है। तो मैं आशा करूँगा अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं, कि एक पॉइंट को जानना चाहते हैं, तो इन वीडियोज़ को देखेंगे और आपको पसंद आएगी। अगर आप इकोनॉमिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत वीक है, तो अगर आपकी 11th-12th स्टैंडर्ड में भी इकोनॉमिक्स वीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपके 9th क्लास से स्टार्ट होते हैं। 9th एंड 11th-12th को पढ़िए अच्छे से, तो आपकी इकोनॉमिक्स बढ़िया हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट 11th-12th में भी होते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन चारों चीज़ों से मिलकर ही कोई प्रोडक्शन हाउस बनता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। अगर आपके पास लैंड नहीं है, या लेबर नहीं है, फिजिकल कैपिटल नहीं है, या ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन हाउस को नहीं चला सकते हैं, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्हें ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। अब अगर आएगा व्हाट इज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो आप क्या कह सकते हैं, एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन। तो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल क्या है, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसी के डीप में हम 11th-12th में जाते हैं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है आपको 9th क्लास में। ये नया सब्जेक्ट है आपके लिए, तो इसको गौर करने की ज़रूरत है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. ठीक है, ये कुछ खास नहीं है। इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब फार्मिंग इन पालमपुर, अब जो कंडीशंस हमें दी गई, जो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसका लैंड पालमपुर में इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है। पालमपुर में क्या है, लैंड इज़ फिक्स्ड, लैंड फिक्स्ड है वहाँ पे, ठीक है। किसी भी गांव में लैंड जो होती है उसको हम बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, लैंड उतनी की उतनी ही रहती है, लैंड इज़ फिक्स। तो वही बताया गया है कि लैंड क्या होती है, फिक्स होती है। आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवहुड। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए 75% पीपल जो है वो डिपेंड है फार्मिंग पर। दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स। ये क्या होते हैं, या तो फार्म के मालिक होते हैं, या जो फार्म में होते हैं उनके लेबर्स होते हैं। जिनकी अपनी ज़मीन होती है वो फार्म के मालिक होते हैं, फार्मर्स होते हैं। जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती है वो फार्मर लेबर्स होते हैं। वो फार्म पर, खेती पर लेबर करते हैं, लेबर का काम करते हैं, और वहाँ उनकी दिहाड़ी मिलती है डेली। द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपल इज़ क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। ये सब भी क्लोजली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स के। जो भी प्रोडक्शन को फार्म किया जाता है, फार्म में खेती की जाती है, उनके क्लोजली रिलेटेड होते हैं, ये भी उन चीज़ों से जुड़े होते हैं। बट रिमेंबर दैट देयर इज़ अ बेसिक कांस्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. अब जितनी भी ज़मीन होती है सारी कल्टिवेशन की ज़मीन नहीं होती, कल्टिवेटेड एरिया नहीं होता है। By then some of the वेस्ट लैंड इन विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेड लैंड। और जो हमारा वेस्ट लैंड होता है उसको भी कल्टिवेटेड लैंड में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें करी जाती हैं। दिस एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड अंडर कल्टिवेशन। और इन चीज़ों को हम शायद बढ़ा नहीं सकते हैं बड़े लंबे समय तक। एक जो बंजर ज़मीन होती है उसको कल्टिवेशन ज़मीन कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगते हैं, बहुत पैसा लगता है। अब दूसरा पॉइंट इसका बता रहा है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उतनी ही ज़मीन से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, ज़्यादा ग्रो करें। देखते हैं क्या कह रहा है। इन द काइंड ऑफ क्रॉस ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट है। ऑल लैंड ऑफ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, जहाँ वहाँ पर जितनी भी लैंड है वो सारी कल्टिवेटेड है, ऐसा इसमें कहा गया है। नो लैंड इज़ लेफ्ट इडल, कोई भी अब लैंड खाली नहीं है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खरीफ फसल जब होती है रेनी सीजन में, फार्मर ग्रो, वहाँ पर क्या उगाया जाता है जब खरीफ फसल की सीज़न होता है,
ज्वार एंड बाजरा, ज्वार और बाजरा उगाया जाता है। दीज प्लांट आर यूज टू कैटल फीड, ये कैटल फीड को खिलाने में काम आता है। इट इज़ फॉलो बाइट कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर में क्या उगाया जाता है, पोटैटोज उगाया जाता है। इन द विंटर सीजन, रवि क्रॉप, जब विंटर सीजन आता है, फील्ड आर शोन विथ वीट, तब गेहूँ उगाया जाता है। फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन के साथ फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। जितने भी उनका प्रोडक्शन होता है वीट का, वो अपने घर के लिए, खुद के कंजप्शन के लिए रख लेते हैं। कंजप्शन का मतलब होता है जितना वो खुद खाते पीते हैं, यूज़ करते हैं, जितना खुद पचाते हैं। बाकी जो सरप्लस होता है, जो बचा हुआ उनके पास चीज़ें होती है, वो रायगंज में बेचने चले जाते हैं, मार्केट में मार्केट रेट पर बेच देते हैं। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वन एवरी ईयर। कुछ एरिया जो है वो भी डिवोटेड है, दे दिया गया है शुगर कैन की खेती के लिए, जो कि साल में एक बार होता है। गन्ने की खेती सिर्फ साल में एक बार होती है। शुगर कैन इन इट्स रॉ फ्रॉम द जैगरी इज सोल्ड द ट्रेडर्स इन शाहपुर। ये सब कहाँ बेचा जाता है, शाहपुर में भेजा जाता है। जागरी क्या है ये मुझे नहीं पता, चलिए। द मेन रीज़न वाई फार्मर आर एबल टू ग्रो 3 different crop in a year in पालमपुर इज़ ड्यू टू वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। वहाँ पर वेल डेवलप्ड इरीगेशन है, इसीलिए वहाँ पर साल में 3 तरह की फसलों का उत्पादन किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर, इलेक्ट्रिसिटी भी शुरुआती दिनों में ही पालमपुर में आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज द ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन, यही मेन इम्पैक्ट है कि वहाँ पर इरीगेशन पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर लाइट है। पर्सन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड द इरीगेट स्मॉल फील्ड, वो इसकी वजह से स्मॉल फील्ड तक भी पानी को पहुँचा सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करते थे, वेल से लेकर वो इरिगेट करते थे, लेकिन लाइट आने के बाद समझ गए होंगे कि आप क्या क्या फैसिलिटी आ जाती है लाइट आने के बाद। नहीं तो शुरुआत में क्या करा जाता है, बाल्टी से या किसी चीज़ से सिंचाई की जाती है, पानी दिया जाता है। पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूब वेल्स कुड इरिगेट मच, जो इलेक्ट्रिक रन वेल्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं चीज़ों को सिंचाई करने के लिए। और लार्ज एरिया में इलेक्ट्रिक वाले लार्ज एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, जो इलेक्ट्रिक होते हैं वो इलेक्ट्रिक जनरेटर के द्वारा, जो दमकल कहते हैं जिसे हम हिंदी में, वो ज़्यादा अच्छा होता है लार्ज एरिया को कवर करने में। और छोटे एरिया में तो चल जाता है काम, लोग इधर उधर से पानी ला के ही डाल देते हैं, पौंड होते हैं या कहीं पानी की व्यवस्था होती है वहाँ पर से ला के। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, पहले जो ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे, गवर्नमेंट के द्वारा इंस्टॉल किए गए थे। सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स, उसके बाद लोगों ने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने शुरू कर दिए थे। ठीक है, जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बड़े फार्मर्स होते हैं, वो इन सब चीज़ों को करते हैं। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 2000 हेक्टेयर वाज इरीगेटेड। 1970 के आसपास जो वहाँ का एरिया था 200 हेक्टर्स था जो इरीगेट हो गया था। To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। अगर एक ही जगह पे एक से ज़्यादा फसल ड्यूरिंग द ईयर, एक साल के अंदर में उगाई जाती है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड, ये सबसे बेहतर तरीका होता है प्रोडक्शन को बढ़ाने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स, वहाँ जितने भी पालमपुर के किसान हैं वो 2 तरह की मेन फसलें उगाते हैं। मैनी ऑफ ग्रोइंग पोटैटो एंड थर्ड क्रॉप इज़ द पास्ट 50 to 20 ईयर्स, पास्ट पिछले 15 से 20 सालों में वहाँ पर 2 तरह की क्रॉप उगाई जाती है। ठीक है, पोटैटो और थर्ड चीज़ें भी उगाई जाती हैं, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये हमारा वीट होता है, ये हमारा बाजरा होता है, ये हमारा शुगर केन होता है, ये हमारा पोटैटो होता है। तो ये सब चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी थी। चलिए डिस्कस, इसको ज़रूरी नहीं है, तो आज हमने पेज 3 तक पढ़ा है और आगे देख लेते हैं अगर कोई पॉइंट है तो। और तो इधर कोई पॉइंट शायद है नहीं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, HYV,
हाइब्रिड्स को इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया जाता है, पेस्टिसाइड्स को। ये सब चीज़ें मॉडर्न है, जो अभी हमारी मॉडर्न है, मॉडर्न फार्मिंग के अंतर्गत ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको पता है, सब चीज़ें फर्टिलाइज़र से, पेस्टिसाइड्स को लगाकर इन चीज़ों को कराया जाता है और मॉडर्न तकनीक के द्वारा भी खेती की जाती है। तो जहाँ पर लाइट वाइट की सुविधाएँ होती हैं वहाँ पर ये ईज़िली सब कुछ हो जाता है अवेलेबल। अब चलिए, पेस्टिसाइड और ये हरियाणा ये सब दिया हुआ है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मुझे आशा है यहाँ से आपको काफ़ी कुछ इकोनॉमिक्स के बारे में सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं इस पूरी सीरीज़ को कवर करूँगा। लगभग 5 से 7 वीडियो बनेगी इस पूरे चैप्टर को लेके। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे सूचित करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी, मैथ और इंग्लिश सीखने के लिए बेसिक लेवल पर लिंक दिए गए हैं, आप उन्हें फॉलो करके बेसिक हिंदी, बेसिक मैथ और बेसिक इंग्लिश सीख सकते हैं, जो कि कमज़ोर लोगों के लिए है।